कोटा बूंदी लोकसभा में इन दिनों लोकसभा के चुनाव पर अपना ही रंग चढ़ा हुआ है। अलग अलग तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग कहीं तो छींटाकशी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई मोदी के नाम पर वोट मांग रहा है तो कोई अपने अपने अंदाज में इस चुनाव को ले रहा है। लेकिन जब हम कोटा की बात करते हैं तो कोटा में एक ही सांसद का नाम उभर के सामने आता है और वो है दाऊ दयाल जोशी, जिन्हें दाऊ जी के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि वह इतने लोकप्रिय थे कि गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर वो कई लोगों को जानते थे, पहचानते थे। जब वो चुनाव प्रचार करने निकलते थे तो लवाजमा उनके साथ रहता था और लवाजमे के साथ ही जब किसी के घर पहुंचते थे तो वहाँ राम राम होती थी और उससे अगर आगे बढ़ते थे और अगर घर बंद है या दुकान बंद है तो वो दुकान को ही प्रणाम करके आगे बढ़ जाते थे। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि लोग उनके साथ बड़ी संख्या में चलते थे और जो उनकी शैली थी उससे काफ़ी प्रभावित होते थे। आज उनके पुत्र हमारे साथ में हैं, डॉक्टर मृगेंद्र जोशी जी, जिनसे हम सीधे तौर पर बात करते हैं कि उनका किस तरह का व्यक्तित्व रहा है। तो किस तरह का व्यक्तित्व रहा है दाऊ जी का, क्या चुनाव में किस तरह से वो लोगों से मिलते थे? नमस्कार जी। राजस्थान की राजनीति में आज से 50 साल पहले भारतीय जनसंघ के नाम से पार्टी हुआ करती थी और जनसंघ हाड़ौती में, जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ हाड़ौती कहलाता है, हाड़ौती एक तरीके से जनसंघ का गढ़ हुआ करती थी। और इस गढ़ में जो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं वो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के संघ के प्रचारक के रूप में कार्य करते थे और उस जनसंघ के जो क्रियाकलाप थे, जनसंघ की जो कार्यशैली थी, उस कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए ही कोटा की राजनीति में लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा कई सारे लोगों को प्रेरणा दी गई, जिनमें दाऊ दयाल जोशी भी एक कोटा के आए हुए चिकित्सक थे। और उनके मार्गदर्शन में, लाल कृष्ण आडवाणी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनसंघ दाऊ जी ने ज्वाइन की और उनके मार्गदर्शन में ही दाऊ जी ने कोटा में आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हुए 3 बार वार्ड मेंबर बने और 1 बार नगरपालिका के चेयरमैन बने। और उसके बाद आपातकाल लागू हुआ 77 में, 19 महीने आपातकाल में रहे, जेल में बंद। और उस जेल से निकलने के बाद राजस्थान में भाजपा की जो एक संयुक्त सरकार गवर्नमेंट ने बनाई थी, जनता पार्टी, उस जनता पार्टी के माध्यम से जनसंघ की तरफ से, भाजपा की तरफ से दाऊ जी को दिगोद क्षेत्र से टिकट दिया गया। दिगोद क्षेत्र में कभी उनका आना जाना नहीं था। प्रथम बार दिगोद में वो नामांकन भरने गए तब उनके पास किसी भी तरह का कोई साधन नहीं था। अपने मित्रों के माध्यम से मोटरसाइकिल और स्कूटर से दिगोद में चुनाव का फार्म भरने गए और दिगोद में फार्म भरा और उसके बाद पूरा चुनाव मोटरसाइकिल और जीप के माध्यम से उन्होंने दिगोद में आम जनता के रूप में जनता के घरों में ऐसी पेट बनाई कि वो 3 बार तक लगातार वहाँ से विधायक चुने गए। तीनों बार उनकी जेब का एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। जो लोग वहाँ के कार्यकर्ता थे, जो इनके प्रति समर्पण भाव रखते थे, वही इनके पोस्टर बैनर छपाते थे, वही टेम्पो लेके इनका प्रचार करते थे, वही स्टिकर छपाते थे, वही पोलिंग बूथ पे बैठते थे और वही पोलिंग बूथ पर जो भी व्यवस्था होती थी उसको करते थे। एक नए पैसे का 3 चुनाव में 1 नए पैसे का घर से कोई खर्चा नहीं हुआ। खर्चा इसलिए नहीं हुआ कि खुद के पास कुछ नहीं था, कुछ इसलिए नहीं था कि ये आयुर्वेदिक चिकित्सा करते थे और चिकित्सा के बाद वो सीधे इमरजेंसी में जेल में चले गए तो जो जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो गई और आपातकाल के तुरंत बाद किसी भी तरह का कोई आर्थिक मदद था नहीं। इसलिए जनता में एक ऐसी छवि बनाई ईमानदारी की, कर्तव्य निष्ठा की और समर्पण भाव की
कि हर दिगोद क्षेत्र का आदमी उनको अपना परिवार का सदस्य समझने लग गया था। वो जिस गांव में जाते थे वहीं पर भोजन करते थे, किसी के भी घर में बोल देते थे तेरी लाडी को बोल दे मैं आऊँगा घर रोटी खाऊंगा। तो चुनाव का प्रचार निमटता था और उसके घर में रोटी खाने चले जाते थे। तो जिसके घर में रोटी खाते थे वो इनका इतना मुरीद हो जाता था कि वो पूरी ज़िंदगी समाज में बाजार में ये बोलता था दाऊ जी ऐसा सीधा आदमी छे कि मारा गण मारी लाठी का हाथ की रोटी खा के आए छे। तो ये छवि जो बाजार में बनी, उसके बाद उनको लोकसभा का सदस्य बना, 3 बार वो लोकसभा के सदस्य रहे। उससे पहले तलक जब 3 बार एमएलए बनने तब तलक वो किराए का मकान में टिप्ठा में रहते थे। किसी भी तरह का उनके पास स्कूटर कोई साधन नहीं था। जो दाऊ जी के छोटे भ्राता ब्रजमोहन जी LIC में थे, उनके स्कूटर को काम में लेते थे और उनके घर पे ही टेलीफोन रहता था। उस टेलीफोन के माध्यम से लोगों से संपर्क करते थे। उनका संपर्क का और याददाश्त का काम इतना तगड़ा था कि जिस व्यक्ति को वो एक बार याद कर लेते थे उसको पूरी ज़िंदगी याद रखते थे। उसके कितने बच्चे हैं, किस बच्चे का क्या नाम है, बच्चा कहाँ काम कर रहा है। जनसंपर्क के बेताज बादशाह थे। वार्ड में जब वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ते थे तो कहीं कोई बाहर का आदमी आके किसी आदमी का एड्रेस पूछता था तो उसको घर पे छोड़ के आते थे कि ये उसका घर है और ये अभी दुकान गया है, दुकान से आएगा इतनी बजे मिलेगा। तो वो ऐसे ही पूरे हाड़ौती क्षेत्र में जब दिगोद के MLA रहे तो दिगोद सांगोद के लोगों से संपर्क रहा। उसके बाद कोटा बूंदी 12 लोकसभा क्षेत्र रहा तो उसमें हजारों लाखों लोगों के नाम, उनके पुत्र वधू का नाम, उनकी बच्चों का नाम सब उनको याद रहता था। और उनको गांव में घुसते ही वो फलाना लाल जी नहीं दिख रहे, वो दादा जी नहीं नज़र आ रहे, वो कहाँ गए, कब गए, ये सब याद रहता था। वो किसी के सुख समाचार में जावे नहीं जावे, लेकिन कोई अगर गमी हो गई है, समाज में किसी की मौत हो गई है तो वो सारे काम छोड़ के उसके सुख के साथ दुख में ज़रूर हाजिर रहते थे। ऐसी उनकी नेचर थी। और उसी का कारण रहा कि वो 3 बार विधायक बने, 3 बार सांसद बने, 3 बार वो वार्ड मेंबर बने और लोगों के बीच में एक समाज सेवी के रूप में उनकी छवि थी, न कि कोई राजनीतिक के रूप में। वो जब बाज़ार में चलते थे तो स्कूटर पे चलते थे और स्कूटर पे चलते चलते ही सबसे राम राम शाम शाम करते थे। भूल चूक से किसी की दुकान अगर बंद हुई तो पड़ोस वाले से पूछते थे आज इसकी दुकान कैसे बंद हुई, उसको कह देना भैया दाऊ जी राम राम कह गए। तो बंद दुकान वाले के लिए जब वो कह के जाते थे और अगले दिन पड़ोस वाला कहते थे कल दाऊ जी आए थे, तेरी बंद दुकान देख के नमस्कार कर गए और तेरे लिए पूछ गए, तो वो इतना एप्रिशिएट करता था कि यार बोलो इतना बड़ा आदमी और बंद दुकान से मेरी समाचार पूछ रहा है, तो वो निश्चित रूप से उनका फॉलोअर्स बनता था। ऐसी उनकी छवि थी। आज के परिप्रेक्ष्य में जितने नए लोग राजनीति से जुड़ रहे हैं वो भी उनको फॉलो कर रहे हैं। अहंकार राजनीति में किसी का चलता नहीं है। तो जो भाव दाऊ जी का अहंकार रहित था, आज सभी जितने फॉलोअर्स हैं उनके वो अहंकार रहित हैं और समाज में अपनी पेट बनाने के लिए दाऊ जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और जहाँ भी गांव में जाते हैं निश्चित रूप से कोई भी पार्टी का आदमी हो वो दाऊ जी को उनकी शालीनता की वजह से, उनकी निष्ठा की वजह से, उनके कार्यशैली की वजह से, उनकी ईमानदारी के प्रति, उनका पार्टी के प्रति समर्पण भाव को हर जनसभा में बोलते हैं और हर जनसभा में दाऊ जी का नाम जरूर आता है। दाऊ जी के नाम से लोग फॉलो कर रहे हैं। आप ये एक किस्सा ये भी था कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके जो जब संसद चला करती थी तो दाऊ जी केवल उनके एक इशारे पर ही कहा जाता था कि वह उसमें हंगामा कर देते थे संसद में। जी, लोकसभा में चूँकि उनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी, लोकसभा में कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि
बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को अपोजिशन वाले, सत्ता पक्ष वाले बोलने दे देते थे। जैसे अटल बिहारी जी अगर कुछ बोल रहे हैं या जसवंत सिंह जी कुछ बोल रहे हैं या आडवाणी जी कुछ बोल रहे हैं तो कांग्रेस के लोग उनके बोलने में दखल अंदाजी करके उनको विघ्न पैदा करते थे। तो कहीं से कोने से अगर पिताजी को इशारा हो जाता था कि इनको चुप कराना है, तो वो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन सत्ता पक्ष के लोगों को अपनी आवाज़ के माध्यम से समझाते थे कि भाई आप इनको बोलने दो, अगर नहीं बोलना दोगे तो हमारी खुद की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते। और ऐसी आवाज़ बुलंद थी कि वास्तव में जब वो संसद में बोलने के लिए खड़े होते थे तो दूसरे लोग चुप्पी धारण कर लेते थे और वो मानते थे कि इनके पास भी कोई बोलने वाला ऊंची आवाज़ वाला आदमी है, जो हम अगर डिस्टर्ब करेंगे अटल जी को या आडवाणी जी को तो निश्चित रूप से इनके लोग हमको बोलने नहीं देंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या लगता है आपको कि किस तरह से जो मोदी जी काम कर रहे हैं, जो वर्तमान सरकार काम कर रही है, इसको लेकर के क्या लगता है कि सरकार वापस से रिपीट होगी? पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो समर्पण भाव से जनता पार्टी के रूप में काम किया और उसके बाद भाजपा जब बनी तो भाजपा के जो लोग समर्पण भाव से आज से 20 साल 25 साल से जो काम कर रहे हैं उसी का आज नतीजा है कि जो 70 साल से 60 साल से सत्तारूढ़ कांग्रेस दल थी आज उसका हिंदुस्तान में कोई नाम लेने वाला नहीं है। और भाजपा के कार्यकर्ताओं के दम पर, भाजपा के नेताओं के दम पर आज देश में ऐसी स्थिति हो गई है कि बीजेपी के नेता 400 पार का नारा दे रहे हैं, जो निश्चित रूप से फलीभूत होगा। भाजपा के जो भी कार्यकर्ता, नेता और जो पदाधिकारी हैं वो निश्चित रूप से देश के प्रति, समाज के प्रति, सनातन के प्रति समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। और उनकी ईमानदारी पर आज तक पिछले 10 साल से भाजपा सरकार है, किसी एक मंत्री पे, प्रधानमंत्री पे किसी भी व्यक्ति ने किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार का लांछन नहीं लगाया। इस बात को सारे देश की जनता जान रही है कि भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ इन लोगों के पास नहीं है और ये ईमानदारी से, पूर्णतः निष्ठा से देश की सेवा में लग रहे हैं। और इसी सेवा भाव का नतीजा रहेगा कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार, और जो बचे खुचे काम मोदी जी को करने हैं 400 पार होने के बाद ही संभव हो गए, ऐसी देश की जनता समझ रही है। देश को विकसित भारत बनाने के लिए और मोदी जी के माध्यम से सारे विश्व में भारत का नाम ऊंचा करने के लिए 400 पार होना बहुत ज़रूरी है। और 400 पार होने के बाद देश में प्रधानमंत्री जी मोदी जी बनेंगे तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में भारत का नाम परचम होगा। ऐसा भारत की जनता, समझदार जनता समझने लगी है और वो निश्चित रूप से कहीं भी कोई भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, किसी भी पार्टी का खड़ा हुआ है, लेकिन उस कैंडिडेट के बारे में राय दूसरी है, पर देश के बारे में जब नाम आ रहा है तो मोदी राज एक बार पुनः मोदी सरकार, ऐसा आम आदमी समझने लगा है। दाऊ जी की किस चीज़ों में ज़्यादा रुचि थी? खेल में, खाने में, या किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे? दाऊ जी बिल्कुल विशुद्ध शाकाहारी, एक निर्धन परिवार से जुड़े हुए, समाज सेवा के लिए पूर्णतः समर्पण भाव से काम करने वाले थे। अपने परिवार का ध्यान से ज़्यादा जो समाज है उस समाज के लिए, मोहल्ले वालों के लिए, कोटा वालों के लिए उनका पूर्णतः निष्ठा से समर्पण भाव था। पूरी ज़िंदगी उन्होंने समर्पण भाव से कोटा की जनता की सेवा करी और ईमानदारी पर कायम रहे। आज उसी का नतीजा है कि अच्छे अच्छे महापुरुषों की
प्रतिमाएं किसी शहर में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कोटा शहर में उनकी 2 प्रतिमाएं लगी है और जो जिस चौराहे पे लगी है वहाँ लाखों लोग रोज़ उनको नमस्कार करके जाते हैं। जब हम लोग उस चीज़ को देखते हैं कि मोटरसाइकिल चलाने वाला एक प्रतिमा को नमस्कार करके जा रहा है, तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज 30 साल बाद भी उनको लोग पूज रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। ये उनकी ईमानदारी, समर्पण भाव की निशानी है, जिसको वो आज हम देख रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने जब आयुर्वेदिक चिकित्सा स्टार्ट करी थी तो वो वैद्य मोती शंकर जी, जो कोटा के बहुत बड़े वैद्य थे, उनके पास दवा कूटने का काम करते थे। धीरे धीरे उन्होंने पढ़ाई करी और पढ़ाई के बाद 1960 में पाटनपोल में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोला। उस आयुर्वेद चिकित्सालय में दिन भर भीड़ पड़ती थी और शुरू से उनका ये उद्देश्य था, दे जा तो भला, नहीं दे तो भला। 10 रुपये की दवा 1 रुपये भी अगर कोई दे जाता था तो उसको रख लेते थे, और कोई 1 रुपया भी नहीं देता था तो उसको भगा देते थे, जा तेरे पास कहाँ पैसे, तू तो ठीक हो जा, जब आ जाना। तो वो चीज़ जो उन्होंने करा, उसका समाज में ऐसा संदेश गया कि उनकी चिकित्सा भी बढ़ी, उनका सम्मान भी बढ़ा, उनका मान भी बढ़ा, और उसी का नतीजा रहा कि वो 3 चुनाव वार्ड मेंबर के, 3 चुनाव एमएलए के, 3 चुनाव सांसद के, किसी भी चुनाव में किसी भी प्रत्याशी से शिकस्त नहीं खाई। ये उनका जो शुरू का जीवन रहा संघर्षमय, उस संघर्षमय जीवन की एक उपलब्धि उनको ये मिली कि आज उनको 30 साल बाद भी लोग समर्पण भाव से याद करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दाऊ जी का व्यक्तित्व किस तरह का रहा होगा। 30 साल बाद भी आज लोग उन्हें याद करते हैं। उनके नाम पर चिकित्सालय है, प्रतिमाएं हैं, और भी कई चीज़ें हैं जो उनके नाम पर कोटा में जानी जाती है। और ये भी आप समझ सकते हैं कि 3 बार वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ना, 3 बार एमएलए का चुनाव लड़ना और 3 बार सांसद का चुनाव लड़ना, वो भी बिना पैसे के और बिना संसाधनों के। इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दाऊ जी का व्यक्तित्व किस तरह का रहा होगा, उनका समर्पण किस तरह का रहा होगा, और उसी भावना के साथ आज की जो राजनीति है वो आगे बढ़े, उनसे प्रेरणा ले, ताकि जो राजनीति की जो स्वच्छता है वो कायम रहे, बनी रहे। ऐसे ही दाऊ जी का जो व्यक्तित्व रहा है उससे आज ये सभी लोग गर्व महसूस करते हैं। कोटा शहर भी उनके नाम से गर्व महसूस करता है। कोटा से एबीपी न्यूज़ के लिए दिनेश कश्यप।